हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू प्लूटस आईएएस। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी के लेक्चर सीरीज फॉर यूपीपीएससी एग्जामिनेशन, जो कि बहुत जल्द ही इस एकेडमिक ईयर में कंडक्ट होने वाला है बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस एग्जाम में पॉलिटी सब्जेक्ट, ओके, पॉलिटी गवर्नेंस, सो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है। इसका बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। क्यों? द रीजन बीइंग कि काफी सारे मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो इसी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। यहाँ एक बात ये है कि ऑल्दो फैक्ट और करंट अफेयर ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। वी डू हियर बाय एक्नॉलेज दिस थिंग। लेकिन यहाँ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है कि करंट अफेयर्स की तैयारी जो है वो तभी हो सकती है व्हेन योर फंडामेंटल्स आर क्लियर। फंडामेंटल्स एज इन व्हेन योर बेसिक्स आर क्लियर। अगर आपके बेसिक्स खुद में क्लियर नहीं होंगे तो उस केस में आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके जो करंट से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आएंगे तो वो करेक्ट हो पाएंगे। बिकॉज ज्यादा टेंडेंसी ये होती है कि क्वेश्चंस मोस्टली बेसिक्स से ही पूछे जाते हैं। और मैं आपके YouTube के वीडियो लेक्चर सीरीज के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर के आया हूं, जो टॉपिक्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जहां से हम देखते हैं कि पिछले सालों एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स, फिर जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये सारे कुछ हॉटली डिस्कस्ड टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो कि मोस्टली हमेशा जो है हम देखते हैं कि न्यूज में रिलेवेंट रहते ही हैं। ठीक है, तो क्यों ना उन्हीं टॉपिक्स को हम स्टार्टिंग में कवर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस लेक्चर सीरीज को। तो फंडामेंटल राइट्स, सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो देखिए फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल मतलब क्या होता है, हम हिंदी में एक वर्ड देखते हैं दैट इज मूल अधिकार। तो फंडामेंटल मूल का मतलब क्या है? तो देखिए ऐसा है कि ऑल्दो बहुत सारे और भी प्रकार के राइट्स, अधिकार बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जैसे संवैधानिक अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स के बाहर भी संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। कुछ होते हैं स्टैट्यूटरी अधिकार, जो कि कानून के जो है बना करके जो है अधिकार दिए जाते हैं कानून से, बाई पार्लियामेंट्स एक्ट जो है, जो हमें राइट मिलते हैं तो उनको बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी राइट्स। ठीक है, या लीगल राइट्स बोलते हैं। तो यही अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली एक ऐसा टर्म है, फंडामेंटल का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर हम बात करें फंडामेंटल का मतलब होता है जिनको, बिना जिनके कुछ कोई डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी या किसी भी तरीके से कोई डेवलपमेंट हम देश में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो कि देश में लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस पर्टिकुलर राइट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स, जिनको जो है लेजिस्लेचर तो ऑल्टर कर सकता है, जिनको लेजिस्लेचर चेंज कर सकता है, बट वो भी एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर ही रहते हुए। और वहीं अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव जिनके बरखिलाफ नहीं जा सकता। ठीक है, या कोई भी और बॉडी इस देश में जो एग्जिस्ट कर रही है वो इन अधिकारों के खिलाफ नहीं जा सकती। तो ऐसे अधिकारों को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कुछ फंडामेंटल राइट्स, अच्छा तो ये मेंशन कहां पर है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसकी प्लेस अगर देखें तो इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स को कवर किया गया है। ठीक है, अच्छा तो अगर हम देखें तो कुछ फंडामेंटल राइट्स तो जो है वो सिटीजन्स को ही केवल मिलते हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स इस देश के अंदर आने वाले सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि अवेलेबल सिटीजन वर्सेस नॉन सिटीजन। तो ऐसे कुछ राइट जो कि केवल सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं, वो राइट है आर्टिकल 15 दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, 19 बात करता है 6 फ्रीडम्स की, और आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ठीक है, तो ऐसे आप उसको याद रखना है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 and 30. These set of fundamental rights are available only to the citizens. ठीक है, ये फंडामेंटल राइट अगर बाहर से कोई नॉन सिटीजन है उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है, यही अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स दैट आर अवेलेबल टू ऑल, चाहे वो फिर सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, तो इन वाले
15, 16, 19, 29, 30 इन वाले फंडामेंटल राइट्स के अलावा 14, 20, 21, 25 ये जो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स हैं, ये चाहे कोई सिटीजन है या चाहे कोई सिटीजन नहीं है, तो सबको जो है ये फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर एक और बात है कि एनी लीगल पर्सन, तो लीगल पर्सन क्या होता है? इकोनॉमिक्स का एक बेसिकली कॉमर्स का हम कहेंगे कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इन फंडामेंटल राइट्स में टू द पर्सन जहां वर्ड लिखा होता है, तो पर्सन का जो मतलब है वो केवल एक इंडिविजुअल नहीं है। उसमें जैसे अगर एक कंपनी जो है कॉन्स्टिट्यूटेड है या कोई भी ऐसी ये कॉर्पोरेशन है, कोई कंपनी है, तो उनको भी जो है ऐसे जैसे आर्टिकल 14 जैसे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो दैट मींस इसमें इंडिविजुअल या पर्सन का मतलब एक इंसान नहीं होता, बल्कि एक लीगल कंपनी भी जो है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में एज अ पर्सन ही मानी जाएगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, दूसरा एक ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है फंडामेंटल राइट का, या हम कहेंगे फीचर है फंडामेंटल राइट का, दैट इज इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब हाँ कुछ आर्टिकल को छोड़ के, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 17 दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो आर्टिकल तो 100% एब्सोल्यूट है, बिकॉज़ उसमें कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स बेसिकली कुछ ऐसे राइट्स हैं जिसमें एक तरफ लोगों को राइट दिए जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ रीजनेबल ग्राउंड्स पे। रीजनेबल का मतलब ये होता है कि हमारा माइंड जिनको जिन चीजों को एक लाइक माइंडेड एक सोसाइटी जो है जिन चीजों को सही मानती है, गलत मानती है, जिन चीजों को सही मानती है वो हो गई रीजनेबल चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि कुछ रीजनेबल मतलब जिनको हमारे माइंड के एप्लीकेशन से अगर देखा जाए तो जो चीजें सही हैं, तो ऐसी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। जहां एक तरफ आपको राइट दिया जा रहा है, वहीं पर ही उन राइट्स के एंजॉयमेंट के ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी इंपोज की जा रही हैं। तो इसका मतलब 100% जो है वो कोई भी राइट नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को जो है वो इंपोज किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल लेके अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 के अंडर आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है। आप एक साइड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो एंजॉय करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी आर्टिकल के अंदर एक सब क्लॉज मेंशन है जो ये कहती है कि आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं जो कि इस देश की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ हो। तो इसका मतलब एक तरफ तो आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट वहीं संविधान ने ही उसी आर्टिकल के सब क्लॉज के तहत आपकी और उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ पर्टिकुलर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी इंपोज की हुई है। तो आगे देखते हैं, तो फंडामेंटल राइट जैसा हमें पता चला कि इट इज नॉट एट ऑल अनलिमिटेड, तो किसी भी प्रकार से ये अनलिमिटेड नहीं है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में जो स्टेट है हु कैन इंपोज द रिस्ट्रिक्शन, अच्छा स्टेट की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में दी हुई है, वो हम अच्छे से देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर सकता है। किन ग्राउंड्स पे? देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, देश की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, या हमारे किसी भी बाहर के फॉरेन स्टेट के साथ में कोई रिलेशंस खराब ना हो जाए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स के एंजॉयमेंट के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज की जाती हैं। वहीं अगर हम आगे देखें तो जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू ऑल्दो कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट आर्टिकल 13 जो कि ये बोलता है कि अगर कोई भी लॉ ऑर्डर या कुछ भी अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट्स है, तो उसको जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा बाय द कोर्ट। यहां से पावर मिलती है कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की, मतलब जुडिशरी जो है वो हर एक स्टैट्यूट, ऑर्डर या किसी भी पर्टिकुलर जो है पॉलिसी डिसीजन को जो है देख सकती है इफ वेदर इट इज इनकंसिस्टेंट विद दिस चैप्टर, विद दिस पार्ट और नॉट। अगर है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू इसका मतलब कोर्ट्स जो है, तो अब यहाँ पर कोई फंडामेंटल राइट इन चीजों के अगेंस्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस चीज को कौन देखेगा? इस चीज को डिसाइड करेगा कोर्ट। सो कोर्ट अल्टीमेटली एंजॉयज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि वेदर रेस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबल है या आर्बिट्रेरी है, मतलब ये जो बेसिस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये कौन जज करेगा? ये देखेगा कोर्ट। ठीक है, यहां पर एक तरफ तो सोसाइटी में कोई जो है
गलत काम ना हो, सोसाइटी के अंदर जो है वो पीस, ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे। और वहीं दूसरी तरफ हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल, दे आर एबल टू एंजॉय देयर इंडिविजुअल फ्रीडम। तो इन दोनों चीजों को एंजॉय, दोनों चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। एक तरफ आप लोगों को ये कहें कि आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और दूसरी तरफ इंसान की यही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देश के अंदर कोई दंगे फसाद या वायलेंस ना करा दे। तो यहां पर क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम देना भी जरूरी है, बट वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी के अंदर सोशल कंट्रोल को एस्टैब्लिश करना भी बहुत जरूरी है। तो ये है कुछ चीजें जो कि बैलेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। फिर हम बात करेंगे इट इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। अच्छा देखो, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमें ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं इन द पॉजिटिव मैनर। नहीं, these rights are basically not positive in nature। देख करके हम इनको पॉजिटिव नहीं कहेंगे। हाँ, इनके अंदर कुछ क्लॉज हैं जो स्टेट को बोलते हैं कि आप ये काम करिए। अच्छा, पहले बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपको ये बात कहता हूं कि आप कुछ काम करो, यू डू सम एक्शन, तो उसको क्या कहेंगे आप कि दैट इज पॉजिटिव, इन टर्न आस्किंग यू टू डू समथिंग। बट वहीं अगर मैं आपके एक्शन को रोक दूं कि आप जिस काम को कर रहे हो वहीं रुक जाओ, उस काम में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज नेगेटिव इन नेचर। पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या आपको इन अ पॉजिटिव सेंस मिले हैं? नहीं, ये नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है? बल्कि किस पर नेगेटिव है? स्टेट पर नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है? फंडामेंटल राइट्स की फर्स्ट लाइन ही बेयर एक्ट में शुरू होती है, स्टेट शैल नॉट। इसका मतलब स्टेट के एक्शंस को फंडामेंटल राइट्स के द्वारा रोका गया है कि स्टेट इस काम को नहीं कर सकता है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, मतलब स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, स्टेट को जो है वो ये काम नहीं करना है। बात आ रही है समझ में? तो इसमें यहां पर मेन मुद्दा ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका बेसिक फीचर ही ये है कि वो स्टेट के ऊपर नेगेटिवली काम करते हैं। मतलब यहां पर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। हाँ, कुछ केसेस में कुछ इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट। ऑलराइट, so now coming on to this, primarily enforceable against the state। तो primarily ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं? ये काम करते हैं स्टेट के अगेंस्ट। ऑलराइट, सो स्टेट की डेफिनेशन कहां दी हुई है? आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो। उसके बाद स्टेट का मतलब है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज और बाकी जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो सब। ऑलराइट, तो ऑल्सो इन्फोर्सिएबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। हाँ, कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके पास में प्राइवेट इंडिविजुअल के जो है एक्शन के अगेंस्ट भी अवेलेबल हैं। जैसे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ये बोलता है कि आप पब्लिक प्लेसेस में जैसे होटल, रेस्टोरेंट, बाथिंग गार्ड, वेल, तो इन सभी जगहों के एक्सेस के लिए आप किसी के अगेंस्ट जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये वाला चीज जो है आर्टिकल 15 क्लॉज 2, साथ में आर्टिकल 17 that talks about abolition of untouchability, और साथ में आर्टिकल 23 that is basically prohibition of human trafficking। तो आर्टिकल 23, 17 और 15 क्लॉज 2 ये केवल जो है आप कह सकते हैं कि ये राइट आपका अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने अगर जो है वायलेट किया है तो आप जो है कोर्ट जा सकते हैं। बट अदरवाइज बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस पूरे चैप्टर में जितने भी राइट्स हैं वो किसके अगेंस्ट हैं, वो किसको रोकते हैं? वो स्टेट को रोकते हैं, ठीक है। तो दे आर सर्टेनली एक्टिंग अगेंस्ट द स्टेट। ऑलराइट, so now coming on to next, that is negative and positive rights। all right, I just explained you this definition or distinction between the positive and the negative rights। एक तरफ जो नेगेटिव राइट्स है वो स्टेट के एक्शन को क्या करते हैं? रोकते हैं। जैसे आर्टिकल 14 बोलता है कि स्टेट को जो है क्या करना है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ को इंश्योर करना है। वहीं अगर हम बात करें इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या है,
दिस इज नेगेटिव, कि स्टेट को रोक रहा है कि कानून के सामने आप किसी को भी अनइक्वल जो है ट्रीट नहीं कर सकते। बट वहीं इसी आर्टिकल में एक और है, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जो कि स्टेट को ये बोलता है कि आपको जो है कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाने हैं, कुछ स्पेशल इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशन करनी है लोगों की, जैसे कि जिस स्टेट ने क्या किया है, लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और फिर थोड़ा थोड़ा अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है सबके साथ, कॉल्ड एज एफर्मेटिव एक्शन। तो अब एक तरफ स्टेट ये बोलता है कि स्टेट को किसी के भी अगेंस्ट जो है वो किसी को भी कानून के सामने अनइक्वल नहीं ट्रीट करना है, बट वहीं पॉजिटिव भी है कि स्टेट को करना भी है अनइक्वल ट्रीट, बट किस रेस्पेक्ट में, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, और बाकी किसी भी रेस्पेक्ट में स्टेट कैन नॉट ट्रीट एनीवन अनइक्वली। ऑलराइट, जैसे आर्टिकल 18 है, तो ये स्टेट को रोकता है कि स्टेट किसी भी इंसान के ऊपर, किसी भी इंसान को मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स के अलावा कोई भी दूसरे तरीके के टाइटल को नहीं दे सकता। जैसे पहले अंग्रेजों ने राय बहादुर, मार्शल, ये सब जो है टाइटल्स दिया करते थे ब्रिटिशर्स, तो उन सारे टाइटल्स की वजह से सोसाइटी में स्पेशल क्लास क्रिएट हो जाती थी। तो यहाँ ये बात है कि ऐसे स्पेशल टाइटल्स को आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, दीज लिमिट्स द पावर्स ऑफ द स्टेट, स्टेट की पावर को फंडामेंटल राइट्स लिमिट कर देते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव, अच्छा, तो पॉजिटिव राइट्स, ग्रांट प्रिविलेज। यहां पर एक और बात है, तो ये तो था नेगेटिव, ठीक है, दिस वी जस्ट टॉक्ड अबाउट नेगेटिव राइट्स, कि मतलब ये स्टेट के एक्शन को रोकते हैं, बट वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव भी है। जैसे पॉजिटिव कैसे है, तो पॉजिटिव मतलब आर्टिकल 19 फ्रीडम, तो यहाँ पर 6 राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है, आर्टिकल 19 में, एज इन कि स्टेट जो है उसको क्या किया गया है, कि स्टेट को कहा गया है कि इनको प्रमोट करिए, ठीक है। आर्टिकल 21A में क्या कहा गया है, कि राइट टू एजुकेशन को प्रमोट करो। स्टेट को कहा गया है कि आप ये इंश्योर करो कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के किसी भी बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। सो दैट इज एक्टिंग पॉजिटिव, कि स्टेट को कहा जा रहा है कि आप इन चीजों को करिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, दिस इनेबल्स द इंडिविजुअल टू एक्ट फ्रीली, इनकी हेल्प से जो इंडिविजुअल है वो फ्रीली एक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे अगर हम बात करें तो जस्टिसिएबल इन नेचर, जस्टिसिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, जस्टिसिएबल इन नेचर का मतलब होता है कि ऑल्दो अगर आपका कोई भी नॉन फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, या फिर इसके फंडामेंटल राइट के अलावा कोई भी दूसरा मैटर होता है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, आपके अगेंस्ट कोई भी आपका लैंड मैटर है, रेवेन्यू मैटर है, या कोई भी और जो है मैटर है, एक्सेप्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो आप क्या करेंगे, पहले अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में आप जाएंगे फिर जो है हाई कोर्ट, वहां से अपील, हाई कोर्ट अगर सर्टिफाई करता है तो आप क्या जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर बेसिकली जस्टिसिएबल इन नेचर, एज इन इसका मतलब ये है कि इनको अगर आप वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो इनके इन्फोर्समेंट के लिए, और वो भी डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो जस्टिसिएबिलिटी का मतलब होता है कि यू कैन गो टू द कोर्ट इन केस दीज राइट्स आर वायलेटेड। तो अगर ये राइट्स आपके वायलेट होते हैं तो आप इनको दोबारा से रीइंस्टेट करने के लिए कहां जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। और वो भी कौन से कोर्ट जाएंगे, अंडर आर्टिकल 32 जो कि पार्ट 3 का ही एक पार्ट है, उसके तहत आप कहां जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अंडर आर्टिकल 226 जो कि फंडामेंटल राइट तो नहीं है, बट वो ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका। अच्छा, तो अब रिट ज्यूरिसडिक्शन, और दूसरा कोई अगर जो है कोई भी फैसला होता है तो उसको नॉर्मली उस ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग होते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, जैसे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट हुआ है और उस केस में अगर आप कोर्ट जा रहे हैं, तो जो कोर्ट उस फंडामेंटल राइट को दोबारा रीइंस्टेट करने के लिए जो ऑर्डर इशू करते हैं, तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को क्या कहा जाता है, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को रिट कहा जाता है। और जिस पावर के तहत जो है कोर्ट ये रिट को इशू करते हैं, उन पावर्स को कहा जाता है रिट ज्यूरिसडिक्शन।
writ area of governance of the High Court or Supreme Court. All right. तो टाइप्स हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वरिटो, सर्शियरी, प्रोहिबिशनरी, ये हम आर्टिकल 32 में पढ़ेंगे इन सभी का क्या मतलब है। और बी आर अम्बेडकर ने ये बात कहा था कि ये जो आर्टिकल 32 है जिसके तहत यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट, इसको कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। All right, now direct access to the Supreme Court, I just told you कि अगर in case आपका fundamental right कोई violate होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, you can directly approach to the Supreme Court, all right, under Article 32। तो इसीलिए Supreme Court क्या है, तो Supreme Court जो है वो fundamental right का guarantor है, guardian है। तो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट मतलब अगर देखो फंडामेंटल राइट खाली लिख देने से तो नहीं मिल जाएंगे आपको, तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर बाय चांस ये वायलेट हुए तो आप क्या करेंगे। तो इन केस इफ दीज आर वायलेटेड तो यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट बाय डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। दैट मींस एक गार्जियन है जो रखवाली करता है कि वायलेट नहीं होने देता है आपके फंडामेंटल राइट को। ऑलराइट, और फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी क्लॉज, किसी भी फ्रेज या किसी भी एक्सप्रेशन का मतलब अगर क्लियर नहीं है, उसके अगर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं, तो इन दैट केस उसका सही मतलब बताने के लिए फाइनल इंटरप्रेटर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, तो अभी नॉन परमानेंट नॉट परमानेंट, तो देखो डेफिनेटली ये बात है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। सिंस द हिस्ट्री ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हम अगर बात करें तो शुरू में शंकरी प्रसाद केस से लेकर के जो है आपका गोलकनाथ केस 67 तक, वहां तक मोस्टली, और इवन उसके बाद भी जो है केशवानंद भारती केस तक, ये जो है एक बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिकली एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स को जो है पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता अंडर द अमेंडिंग पावर गिवन टू द पार्लियामेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ओके, बट आफ्टर दैट केशवानंद भारती जजमेंट में ये क्लियर हुआ कि the parliament has the all the powers to amend any provision of the constitution including the fundamental rights, but in that case one thing, that is the basic structure must be maintained। तो उसके बाद से अब तक ये प्रेसिडेंट है बाय सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट कि जो है पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, और पूरे फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, फंडामेंटल राइट के अंदर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे रूल ऑफ लॉ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर जो कि अमेंड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, बट यस द अमेंडिंग पावर ऑफ द फंडामेंटल राइट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द जुडिशरी ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट हर फंडामेंटल राइट को कंप्लीटली नहीं बदल सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, दीज आर बेसिकली क्या है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब सस्पेंशन तो देखो ऐसा नहीं है कि परमानेंटली जो है आपको दे दिए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग जो है आर्टिकल्स मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे केस में जनरली तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब आर्टिकल 352 के अंडर जो है वो प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है फॉर इमरजेंसी। लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है कि एक तो आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21 को जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता। पहले तो इवन इसको भी किया जा सकता था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो कि इंडिया में लगी इमरजेंसी के बाद जो जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी, उसने इस अमेंडमेंट को जो है पास किया था, जिसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 20 एंड 21 इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 19 के लिए एक स्पेशल रूल है कि आर्टिकल 19 जो है वो तभी सस्पेंड होगा जब जो नेशनल इमरजेंसी है वो एक्सटर्नल है, ठीक है, मतलब इंटरनल डिस्टरबेंस जो है वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड को तो हटा के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया है, तो कोई आर्म्ड रेबेलियन नहीं हुआ है। देखो 3 ग्राउंड पे इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, एक हो गया आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है,
तो ये पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था जिसको जनता पार्टी गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद में बदल के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया है। तो एक तो ये आर्म्ड रेबेलियन तो ठीक है, और दूसरा वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। ये आर्म्ड रेबेलियन कहां से हो सकता है? देश के अंदर से हो सकता है। तो देश के अंदर से अगर कोई आर्म्ड रेबेलियन हुआ है जिसकी वजह से अगर इमरजेंसी लगी है अंडर आर्टिकल 352, तो उस केस में आर्टिकल 19 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 19 को आप तभी सस्पेंड कर सकते हो जब या तो किसी देश के साथ वॉर के टाइम पर नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 प्रोक्लेम हुई है, या फिर किसी एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया है। ऑलराइट, तो आर्म्ड रेबेलियन के टाइम पर इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। एक और बात है कि लिमिटेशंस हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। कौन सी लिमिटेशंस हैं? अच्छा, जैसे एक है, दिस इज आर्टिकल 31A, ठीक है। आर्टिकल 31A क्या बोलता है? आर्टिकल 31A जो है कुछ उसमें कुछ लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो है चीजें लिखी हुई है, और कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है फॉर एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट्स। इसका मतलब जो सरकार है वो कभी भी किसी भी ई स्टेट को जो है किसी देश के भले के लिए अक्वायर कर सकती है। फिर वही एक आर्टिकल है आर्टिकल 31B। तो आर्टिकल 31B जो है वो बोलता है कि कुछ जो है लॉज को 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डाला जा सकता है, और जो लॉज 9th शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे उन लॉज के ऊपर जुडिशियल रिव्यू काम नहीं करेगा। उन लॉज को, अगर ये लॉज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है, तो भी इन लॉज को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नल एंड वॉइड नहीं कर सकता। हाँ, एक बात है कि अगर ये लॉ 9th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं, तब इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। बट ये एक रेस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट के ऊपर कि अगर कोई लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31B 9th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिए गए हैं और ये लॉज फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, तो भी इन लॉज को जो है सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेगा जब तक कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को ना वायलेट करे। ठीक है। अच्छा, फिर एक आर्टिकल 31C भी है, और आर्टिकल 31C जो है वो प्रोटेक्ट करता है, जैसे एक डीपीएसपी है, एक डीपीएसपी है आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में। ठीक है, तो आर्टिकल 31C ये बोलता है कि अगर आर्टिकल 39B और 39C के तहत की जाने वाली एक्टिविटी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट कर रही है, तो भी उस एक्टिविटी को, उस पर्टिकुलर पॉलिसी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने एक एक्स लॉ बनाया और वो एक्स लॉ आपने बनाया आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को जो है वो इंप्लीमेंट करने के लिए, और अगर ये लॉ आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट कर भी रहा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31C। अच्छा, एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 33, और आर्टिकल 33 के तहत पार्लियामेंट जो है वो किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है या अब्रोगेट कर सकती है। ठीक है, ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो लोग किसमें हैं, जो पर्सन किसमें, या तो आर्म्ड फोर्सेस में है, या पैरामिलिट्री में है, या पुलिस में है, या इंटेलिजेंस में है, तो इनमें जो पर्सनल काम कर रहे हैं, इन पर्सनल्स के फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट किया जा सकता है या रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है एज पर आर्टिकल 33। क्यों? ताकि देश के अंदर डिसिप्लिन और एफिशिएंसी मेंटेन रहे। अब पुलिस के लोग हैं, यही कहने लग जाए हमारे पास फ्रीडम ऑफ कैसे मेंटेन होगी। ठीक है, फिर आता है रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 एक मार्शल लॉ की बात करते हैं। मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल। ठीक है, कोई ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन के अंदर मिलिट्री का रूल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। ऑलराइट, तो मार्शल लॉ जो है कभी भी
ऑर्डर को देश में रिस्टोर करने के लिए इम्पोज किया जाता है, इसके तहत फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ऐसा है कि ये नेशनल इमरजेंसी से अलग होता है। नेशनल इमरजेंसी इज डिफरेंट एंड मार्शल लॉ इज डिफरेंट। नेशनल इमरजेंसी में पावर जो है सिविलियन गवर्नमेंट के पास ही रहती है, लेकिन जो है मार्शल लॉ के अंडर पावर जो है वो सिविलियन जो राइट दे दिए गए हैं सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, मतलब राइट है मेंशन आर्टिकल में, तो वो मेंशन है तो वो अपने आप जो है इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो जैसे आर्टिकल 21, ठीक है, तो नो वन शैल बी डिनाइड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो है, अब किसी को नहीं कर सकते आप डिनाई। ठीक है, अच्छा, लेकिन कुछ होते हैं डिपेंडेंट, मतलब जैसे आर्टिकल जो है 17 बात तो कर रहा है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, लेकिन उस अनटचेबिलिटी को फिर इन रियलिटी अबॉलिश करने के लिए पार्लियामेंट के पास में ये राइट है कि पार्लियामेंट कैन बेसिकली मेक लॉज फॉर गिविंग इफेक्ट टू दैट आर्टिकल। ऑलराइट, तो जैसे आर्टिकल 23 है, 24 है, अब इसमें ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, चाइल्ड लेबर को बंद करने के लिए जो है वो दे तो दिए हैं प्रोविजन, लेकिन अब इन प्रोविजन को इन रियलिटी कौन इंप्लीमेंट करेगा? तो इन प्रोविजंस को पार्लियामेंट कानून बना के इंप्लीमेंट करेगी। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो आर्टिकल्स को, फंडामेंटल राइट्स को जो है इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ नहीं बना सकता। इन आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए लॉ बनाने की पावर केवल पार्लियामेंट के पास में है। ठीक है, आई होप आपको फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स समझ में आए होंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप अच्छे समझ पाए होंगे। अगर कोई डाउट है आपको या फिर आप सभी को ये पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। यू विल गेट दिस पीडीएफ एंड दिस पीडीएफ स्टैंड्स टू बी द मोस्ट एक्सक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड पीडीएफ, जिसमें आपको फंडामेंटल राइट्स के लिए, अगर आपके पास ये पीडीएफ है, तो इस पीडीएफ के अलावा फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फुल फंडामेंटल राइट्स आर कवर्ड हियर। ऑलराइट, कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, प्लीज डू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।